बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का पहला लेक्चर लेके हाज़िर हुए हैं। और न्यूट्रिशन का आपको पता है कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है ख़ुराक। तो हम इस चैप्टर के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स, इन दोनों की न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं और किस तरह कौन से न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिशन के प्रोसेस में यूज़ करके वो किस किस अमल में जो है वो उनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हमारा जो आज का लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस चैप्टर का। इसमें कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे और कोई ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ें इसमें नहीं हैं, बस छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। लेकिन ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर्स, तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जैसे कि थर्ड चैप्टर में क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर था बायोडाइवर्सिटी वाला, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें आप पढ़ चुके हैं और यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन का, यानी ग़िज़ाइयत का हम इंट्रोडक्शन करेंगे और हम इसमें देखेंगे कि न्यूट्रिशन सबसे पहले क्या चीज़ होती है, यानी ग़िज़ाइयत क्या चीज़ है। द प्रोसेस इन विच, ये वो अमल है जिसमें फूड इज़ ऑब्टेन्ड, एक ऑर्गेनिज़म जो है वो खुराक हासिल करता है, एक ऑर्गेनिज़म खुराक हासिल करता है या फिर उसको बनाता है। अब ये खुराक हासिल करना या खुराक को बनाना, इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो अपनी ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके, और कुछ ऑर्गेनिज़म्स इस तरह के होते हैं जो अपनी खुराक, अपनी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो दूसरे ऑर्गेनिज़म से ऑब्टेन कर रहे होते हैं अपनी फूड, ताकि वो अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और एनर्जी वगैरह में उसको यूज़ कर सकें। तो ये न्यूट्रिशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि फूड, कोई ऑर्गेनिज़म फूड ऑब्टेन करता है या फूड प्रिपेयर करता है यानी बनाता है, और फिर उस फूड को एब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी के अंदर। एब्जॉर्ब करने का मतलब है ताकि वो उसको अपनी बॉडी के असिमिलेशन प्रोसेस में, अपनी बॉडी के डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए उन जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है उनको वो यूज़ कर सके। एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस, तो अगली बात आ गई है ना कि जो खुराक उसने हासिल की है या जो खुराक उसने बनाई है, उस खुराक को एब्जॉर्ब करने के बाद उस खुराक के उन कंटेंट्स से या न्यूट्रिएंट्स वगैरह को वो अपनी बॉडी सब्सटेंसेस बनाने के लिए उनको इस्तेमाल कर रहा होता है। और ख़ास तौर पर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसने अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं जिनमें एक चीज़ होती है ग्रोथ, यानी एक चीज़ वो क्या कर रहा होता है, इन न्यूट्रिएंट्स को ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहा होता है, और दूसरा वो एनर्जी हासिल करने के लिए ताकि वो अपनी लिविंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रख सके। तो ये होती है बेटा न्यूट्रिशन, के एक ऑर्गेनिज़म ने खुराक हासिल की या उसने खुराक बनाई, फिर उस खुराक को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद उन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर लिया ताकि उन बॉडी सब्सटेंसेस के ज़रिए वो ग्रो कर सके और अपनी लिविंग सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए वो एनर्जी हासिल कर सके। तो इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑब्टेन्ड or prepared, absorbed and converted into body substances for growth and energy is called nutrition। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद अगली चीज़ जो थी वो है न्यूट्रिएंट्स। वो जो हम बात कर रहे थे ना, ऊपर के ऑर्गेनिज़म जो है वो फूड लेता है या हासिल करता है या उनको बॉडी सब्सटेंसेस बनाने के लिए यूज़ करता है, तो वो असल में हैं क्या, वो असल में वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको वो अपनी बॉडी के अंदर ले रहा होता है फूड की फॉर्म में। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर दी एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स वो अज्जा हैं एंड कंपाउंड्स, या फिर वो कोई कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं, दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, जिन एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हासिल कर रहा होता है। किस लिए हासिल कर रहा होता है, ताकि उन एलिमेंट्स के ज़रिए से वो एनर्जी हासिल कर सके या अपनी बॉडी के लिए न्यू मटेरियल्स बना सके।
तो मिसाल के तौर पर क्या होता है कि हम अगर गोश्त खा रहे हैं, ठीक है, तो गोश्त बना होता है प्रोटीन से, तो प्रोटीन एक्चुअली क्या है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट है। हम उस प्रोटीन को इनटेक करते हैं, यानी उसको खाते हैं, इनगल्फ करते हैं, और वो प्रोटीन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब जाती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद उसकी ब्रेकडाउन होती है, और जब उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो अमाइनो एसिड से, यानी जिन अमाइनो एसिड से वो बना था, उनमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो उसके बाद वो हमारे हर सेल तक जा रही होती हैं। तो फिर वही अमाइनो एसिड्स दोबारा से, पहले कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ था, यानी प्रोटीन की ब्रेकडाउन हुई, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट गया, और उसके बाद दोबारा से वही अमाइनो एसिड जो अभी अभी हमने गोश्त खाया था और उसके टूटने से बनी थी, वही अमाइनो एसिड दोबारा से जुड़ेंगी, और दोबारा से जुड़ के वो हमारी बॉडी की प्रोटीन्स बना देंगी, जिनको हमारी बॉडी जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी। तो एक बार फिर से देख लें डेफिनेशन को। न्यूट्रिएंट्स आर दी एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स हैं, एंड कंपाउंड्स या फिर कंपाउंड्स हैं दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, जिनको एक ऑर्गेनिज्म हासिल करता है, एंड यूजेज फॉर एनर्जी, और उन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की एनर्जी को इस्तेमाल करता है, और फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, या अपनी बॉडी के न्यू मटेरियल्स बनाने के लिए उन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को यूज़ कर रहा होता है, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, वो प्रोसेस पढ़ा जिसमें ये सारा अमल हो रहा होता है। फिर हमने न्यूट्रिशन के अंदर जो चीज़ें हम इनटेक कर रहे होते हैं और उनको अपनी बॉडी के सब्सटेंसेस बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उनका पढ़ लिया। इसके बाद एक साइड बॉक्स दिया हुआ है आपकी बुक में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको अगर आप देखें, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड, हर ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत क्यों है। हम पिछले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। किस लिए फूड की ज़रूरत होती है? दो मेन काम है। एक तो उसने अपनी ग्रोथ करवानी है, यानी आप देखें जब हम पैदा होते हैं तो छोटे होते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम खुराक खाते जाते हैं, हम जो है ना उस खुराक के ज़रिए से क्या करते हैं, ऐसा ऐसा नशो नुमा कर रहे होते हैं, यानी हमारा कद बढ़ रहा होता है, हमारा वेट बढ़ रहा होता है। तो वो असल में किससे बढ़ रहा है? वो फूड खाने से बढ़ रहा है। तो ग्रोथ के लिए फूड चाहिए, और दूसरी बात एनर्जी के लिए। पहले भी मैंने बताया है कि एनर्जी किसके लिए चाहिए होती है। अभी मैं बोल रहा हूँ या मैं चलूँ फिरूँ तो इन लिविंग एक्टिविटीज़ के लिए मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वो एनर्जी मुझे किस चीज़ से हासिल हो रही है? फूड से हासिल हो रही है, ठीक है। तो फूड हमें किस लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए चाहिए और एनर्जी के लिए चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ को, हम अपनी लिविंग एक्टिविटीज़ को नॉर्मली चला सकें। अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हमें किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जब हमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से हमारी लिविंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो नॉर्मली नहीं चल पाएंगी, और हम बीमार होने लगेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो काम करना छोड़ देंगे। तो इसलिए फूड जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लिविंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। तो फूड हमें किस लिए चाहिए? दोबारा से सुन लें, ग्रोथ के लिए चाहिए और एनर्जी के लिए चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर सके, हमारी बॉडी जो है वो एफिशिएंटली काम कर सके और उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। उसके बाद फर्स्ट पेज जो है चैप्टर का, उसी के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? खुराक, ग़िज़ाइयत के तरीके या खुराक हासिल करने के तरीके। ये वो चीज़ है जो हम थर्ड चैप्टर में क्लासिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में जब हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि 2 बेसिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो 2 तरीक़ों से खुराक हासिल कर रहे होते हैं। उनके अंदर 2 वेज होते हैं खुराक हासिल करने के। उनमें से पहला वे जो है, पहला जो मोड है वो कहलाता है ऑटोट्रॉफिक मोड, और दूसरा कहलाता है हीटरोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक मोड क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड वो होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करता है। इसमें क्या कर रहा होता है? यूज़ ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड। और ये लास्ट चैप्टर नंबर 7 में हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं कि वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
को यूज़ करके और साथ में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की लाइट एनर्जी को यूज़ करके ऑर्गेनिजम्स यानी ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी फूड यानी ग्लूकोज प्रिपेयर कर रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं और जो ग्लूकोज इनके रिएक्शन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बनता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं खुद, यानी ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कोई खुराक वगैरह नहीं ले रहे होते। अभी हम आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था और मैंने रिकॉल करवाया है आपका नॉलेज जो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उनको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और दूसरा जो लिखा हुआ है वो है हीट्रोट्रॉफिक। हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदारों पर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं और ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं करते। इनके अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता जिसके ज़रिए से ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें। तो आए इनकी जो डिटेल्ड डेफिनेशंस हैं जो आपके इस चैप्टर में बुक में लिखी हुई हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन वाटर। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये पानी हासिल करते हैं, कार्बन हासिल करते, ऑब्टेन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट से, obtain फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट से हासिल कर रहे होते हैं और उससे क्या बनाते हैं, प्रिपेयर देयर फूड विच इज़ देन यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। ये ग्रोथ और एनर्जी हमारे साथ साथ चलते रहेंगे क्योंकि हमें जो फूड चाहिए, हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो चाहिए सिर्फ अपनी ग्रोथ और एनर्जी के लिए। और ग्रोथ में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ग्रोथ में हमारी बॉडी की नशोनुमा आ जाती है, ग्रोथ में हमारे बॉडी पार्ट्स की जो हेल्थ है वो आ जाती है, यानी ऑर्गन्स की हेल्थ आ जाती है। ग्रोथ के अंदर ही हमारी रिप्रोडक्शन भी आ जाती है, यानी सारी चीज़ें उन्होंने समराइज कर दी हैं एक वर्ड के अंदर, ग्रोथ के अंदर। और एनर्जी हमें चाहिए हमारी लिविंग और सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूसली और नॉर्मली परफॉर्म करने के लिए। तो एक बार दोबारा देख लें, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हासिल करते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक चीज़ क्या है, वाटर है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड है और तीसरी चीज़ मिनरल है। ये कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं, ये वो हासिल कर रहे होते हैं अपने एनवायरनमेंट से, यानी जिस एनवायरनमेंट में, जिस माहौल में वो मौजूद होते हैं। और फिर इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को, और साथ में क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल भी होती है। वो भी आपने याद रखना है, जो हमने लास्ट 7 चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में हमने पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा, उसके डिफरेंट जो फेजेस थी वो पढ़ी, यानी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ा। तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि किस तरह प्लांट या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके और साथ में मिनरल्स को भी यूज़ करके वो अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उस फूड से बाद में क्या काम लेते हैं, उससे अपनी ग्रोथ करवाते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। तो आप ये जो आपके इस चैप्टर में चीज़ें बताई गई हैं वो लाजमी याद करनी है। और दूसरा डेफिनेशन में आप वो लिख सकते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स, ये वाली जो मैंने लिखी है कि ये द ऑर्गेनिज्म विच यूज़ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड या कंपाउंड, ऑर्गेनिक फूड और कंपाउंड। ठीक हो गया बेटा, ये ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन और उसका पूरा मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया। आगे हम देखते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का नाम दे सकते हैं। तो वो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। एक तो होते हैं प्लांट्स, यानी जितने भी पौधे इस दुनिया में पाए जाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो सारे के सारे जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं। वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए इसी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को और सनलाइट को और क्लोरोफिल की मौजूदगी में यूज़ करके उससे अपनी जो है वो फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। कुछ एलजी कौन से, वो एलजी जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तमाम के तमाम एलजी जो हैं वो फोटोसिंथेटिक भी नहीं हैं। कुछ एलजी ऐसे भी हैं जो अपनी खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल कर रहे होते हैं। और इसके अलावा सम बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया कौन से हैं, इन बैक्टीरिया के बारे में भी हमने 3rd चैप्टर में जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं। ये असल में होते हैं साइनो बैक्टीरिया। साइनो
बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है इनको। और ये साइनोबैक्टीरिया जो है इनका एक और नाम भी है, वो क्या है, वो है ब्लू ग्रीन एल्जी। इनको फॉर्मरली यानी पहले ब्लू ग्रीन एल्जी कहा जाता था और अब इनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये बैक्टीरिया जो हैं ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एक बार फिर से देख लें एग्जाम्पल, तमाम के तमाम प्लांट्स, कुछ एल्जी और कुछ बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद है हीट्रोट्रॉफिक। हीट्रोट्रॉफिक क्या है? हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनके अंदर ऐसा कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं होता जिसके ज़रिए से वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकें। तो इसके लिए फिर वो क्या करते हैं, उन्हें ज़िंदा तो रहना है ना, तो ज़िंदा रहने के लिए उन्हें फूड चाहिए और फूड के ज़रिए ही वो ग्रोथ और एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो फिर वो अपनी खुराक के लिए क्या रहे होते हैं कि वो खुद तो बना नहीं रहे, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जैसे प्लांट्स से या दूसरे एनिमल्स वगैरह से, उनसे भी हम खुराक, हम या दूसरे जितने भी हीट्रोट्रॉफ्स हैं वो खुराक हासिल करके अपना गुजारा कर रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक हासिल करते हैं, किससे हासिल करते हैं? फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जानदारों से, यानी दूसरे जानदारों को खा के। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इंसान हैं तो हम बात करें तो हम सब्जियां भी खाते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम गोश्त भी खाते हैं, इसके अलावा हम दूध को पी रहे होते हैं, अंडे वगैरह खा रहे होते हैं। तो ये हमें किससे हासिल हो रहे हैं? क्या हम खुद बना रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल खुद नहीं बना रहे, बल्कि इन तमाम चीज़ों को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल कर रहे होते हैं। गोश्त, दूध, अंडा, सब्जियाँ, फ्रूट, ये सारी चीज़ें हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रही होती हैं। एंड यूज़ इट फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। फिर वही बात आ गई कि वो तमाम फूड जो हम हासिल कर रहे होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, यानी हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से चीज़ें खुराक के तौर पर हासिल करते हैं, उन तमाम चीज़ों को वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी ग्रोथ और एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर आउन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, और वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फॉर देयर फूड। जो अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदारों पर डिपेंड करते हैं उनको हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ख़त्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो जो नीचे पहला टॉपिक दिया हुआ है, वो पहला टॉपिक क्या है? मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स को जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जहाँ पे वाटर चाहिए, तो तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या लिखी हुई है? मिनरल्स भी चाहिए। ये मिनरल्स जो हैं वो प्लांट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए या उसके जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनको नॉर्मली और एफिशिएंटली चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये नेसेसरी हैं। और अगर ये नहीं मिलेंगे तो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल है भी, तब भी वो प्लांट जो है वो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपना सर्वाइवल नहीं कर सकेगा, ज़िंदा नहीं रह सकेगा। प्लांट्स हैव द मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म्स फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मैंने एग्जाम्पल में भी सबसे पहले प्लांट्स के बारे में लिखा है कि यानी प्लांट्स जो होते हैं इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे बेहतरीन किस्म का है। यानी सबसे बेहतरीन किस्म के ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो प्लांट्स हैं। प्लांट्स के अंदर जैसी फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्लांट्स के अंदर जैसे ये प्रोसेस हो रहा है, प्लांट्स के अंदर जिस तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं या लाइट को एब्जॉर्ब करने का मैकेनिज़्म मौजूद है, ऐसा मैकेनिज़्म, ऐसे पिगमेंट्स, ऐसे प्रोसेस किसी भी दूसरे फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद नहीं होते। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, सबसे बेहतरीन किस्म का मैकेनिज़्म रखते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। इसके बाद प्लांट्स जो हैं गेट कार्बन, प्लांट्स, अब हम बात कर रहे थे कि ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो उनको यूज़ करके ऑर्गेनिक चीज़ें बनाते हैं। तो ऊपर भी हमने यहाँ पे भी पढ़ा है कि ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, दोनों जो कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको ये चाहिए होती है। यानी ये तीनों एलिमेंट्स चाहिए, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए ताकि वो अपनी फूड, ऑर्गेनिक फूड जो है वो प्रिपेयर कर सके, यानी ग्लूकोज बना सके। तो सवाल ये है कि ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये प्लांट्स को हासिल कहाँ से हो रहा होता है? प्लांट्स कहाँ से ये ले रहा होता है? तो दो चीज़ें हैं जिनसे वो हासिल करता है। कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें उससे कहाँ से हासिल हो रही होती हैं? एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से लेता है और दूसरी चीज़ वो वाटर से लेता है। यही दो रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी उसको जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें उसको इन दो चीज़ों से यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल रहा होता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो दे देते हैं, लेकिन प्लांट्स को इनके साथ साथ मैंने अभी पहले बताया कि मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। अगर मिनरल्स प्लांट्स को नहीं मिलेंगे तो ये चीज़ें अगर मौजूद भी हैं तो उसके बावजूद वो प्लांट जो है वो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपनी ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो इन एडिशन टू दीज एलिमेंट्स, यानी ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर मिनरल एलिमेंट्स, प्लांट्स को मिनरल एलिमेंट्स भी रिक्वायर होते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रक्चर्स, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और अपनी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बगैर मिनरल्स के प्लांट जो है वो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता। आगे हम देखेंगे कि ये जो मिनरल्स हैं या ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो अगला हमारा जो सब टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं इसकी। एक जो है वो कितनी टाइप्स होती हैं इसकी? जी, दो टाइप्स होती हैं। और वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? वो दो टाइप्स हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहली टाइप कौन सी है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरी टाइप है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये माइक्रो और मैक्रो का वर्ड आप अपनी 9th क्लास के जो बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे आपने मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ा था। तो आपको याद होगा कि मैक्रो का मतलब होता है मेजर या लार्ज, ठीक है, यानी किसी चीज़ का बड़ा होना वो मैक्रो कहलाता है। तो यहाँ पे भी मैंने इनकी ये स्प्लिट किया है वर्ड, और इसका मैक्रो का मीनिंग लिखा है कि मैक्रो का मतलब जो है, मैक्रो का मीनिंग जो है वो मेजर या फिर लार्ज होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ज़ाहिर बात है ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो प्लांट्स को ज़रा लार्ज क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होंगे। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं पहले। द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड, वो न्यूट्रिएंट्स जो कि रिक्वायर होते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में। वही बात मैक्रो वाली बात हो गई ना यहाँ पे कि मैक्रो का मतलब मैंने बताया लार्ज। तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को अपनी लिविंग एक्टिविटीज़ के लिए और स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने के लिए लार्ज क्वांटिटीज़ में रिक्वायर हों, उन न्यूट्रिएंट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया जाता है। यानी ये मेजरली चाहिए, ये ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। आगे इनकी एग्जांपल्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये वो मेन 6 जो है ना, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन ये 6 ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, यानी प्लांट्स के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटीज़ में रिक्वायर होते हैं। उसके बाद है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरी टाइप न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो का मतलब भी आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है, और उसके अलावा माइक्रो का मीनिंग जो है वो आपने 4th चैप्टर में, जो सेल वाला चैप्टर था उसमें जब हमने माइक्रोस्कोप का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि माइक्रो का मतलब होता है माइनर या स्मॉल। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी हम बात करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल या माइनर। तो इससे ये पता चल गया हमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फिर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो प्लांट्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में, कम मिकदार में चाहिए, ठीक है। तो द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में, थोड़ी क्वांटिटी में, थोड़ी मिकदार में, कम मिकदार में चाहिए, उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनकी भी कुछ एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं, और वो एग्जांपल कौन सी हैं? आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन और जिंक, और इसके अलावा और भी बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अच्छा, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चलो ना भी मिलें तो खैर है, ऐसा नहीं है। ये चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये माइक्रो वाले नहीं मिले तो काम चल जाएगा। नहीं भाई,
काम नहीं चलेगा, बल्कि इनमें से किसी भी चीज़ की अगर कोई 0.0001 mg भी रिक्वायर्ड है ना प्लांट को, यानी इतना माइनरली और इतनी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, तो फिर वो लाजमी चाहिए। अगर वो इतना भी नहीं मिलेगा ना प्लांट को, तो प्लांट जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, उसकी फंक्शनिंग में एबनॉर्मेलिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। तो नेक्स्ट ये लिखा हुआ है डेफिशिएंसीज ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अगर प्लांट्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट इन दोनों में से किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो या उसको अवेलेबल ना हो, तो क्या होता है, इफ़ एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, अगर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल ना हो प्लांट को या उसकी कमी हो जाए प्लांट को, प्लांट्स शो एबनॉर्मेलिटीज़, तो प्लांट्स की फंक्शनिंग के अंदर, प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, एंड डू नॉट ग्रो नॉर्मली, और वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाता। तो ये हमारे जो है वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। आगे आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है, 8.1 टेबल है, उसमें मेजर रोल बताया गया है न्यूट्रिएंट्स का। तो आए बेटा, वो टेबल जो है वो आपकी बुक के टेबल से ही पढ़ेंगे, उसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी। तो ये आपको साइड पे एक टेबल नज़र आ रहा है, उस टेबल को अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहले जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया है और उनके नाम लिखे गए हैं, साथ साथ उनका ये बताया गया है कि उनका प्लांट्स की लाइफ में रोल क्या होता है, और उसके बाद नीचे जो टेबल दिया गया है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया कि उनका प्लांट्स की लाइफ में क्या रोल होता है। तो पहले हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को, अभी हमने पढ़ा कि जो लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए। तो इसमें जो पहला न्यूट्रिएंट बताया हुआ है वह है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखें, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी हमने लास्ट चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में जब एटीपी के मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा, तो एटीपी का जो मॉलिक्यूल था उसमें पी क्या था, फॉस्फोरस था। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सबसे मेन चीज़ हमारे लिए एटीपी है, क्योंकि एटीपी हमारे लिए एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। तो उसका मेन कंपोनेंट, जो 3 कंपोनेंट्स थे उसके, एक एडेनिन शुगर थी, एक एडेनिन बेस थी, एक पेंटोज शुगर थी, और तीसरा जो मेन कंपोनेंट था वो फॉस्फोरस था। तो फॉस्फोरस प्लांट्स को या दूसरे ऑर्गेनिजम्स, तमाम ऑर्गेनिजम्स को ये एटीपी बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा मैंने लास्ट चैप्टर में ही आपको बताया था कि यही चीज़ है कि ये जो एटीपी है ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए है या आरएनए है, ये बजाते खुद जो है वो भी क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड है, यानी डीएनए और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका मतलब है कि अगर वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है तो उसमें भी फॉस्फोरस जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा ये कोएंजाइम के तौर पर भी काम करता है। कोएंजाइम 6th चैप्टर में आपने पढ़े हैं कि कोएंजाइम जो हैं ये कंपेनियंस ऑफ एंजाइम्स होते हैं। कुछ एंजाइम्स तो सोलोली यानी अकेले काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स को नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो चाहिए होता है अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमने कहा था कि एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक होता है कोएंजाइम, तो उसमें ये कोएंजाइम बनाने के लिए भी यूज़ होता है, या बल्कि खुद भी कोएंजाइम के तौर पर काम कर रहा होता है। इसके अलावा नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन यानी बीज का उगना, बीज के उगने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, उसको भी ये जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होता है अगर वो नॉर्मली जर्मिनेट करना चाहता है तो। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में भी फास्फोरस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें फोटोसिंथेसिस में भी तो लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH बनता है, तो उससे याद रखें। इसके अलावा बहुत सी प्रोटीन का भी ये मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। प्लांट प्रोटीन्स के अंदर भी ये, प्लांट प्रोटीन्स के अंदर भी और एनिमल प्रोटीन्स के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन अभी हम क्योंकि प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट्स का ही जिक्र करेंगे कि प्लांट प्रोटीन फॉर्मेशन में भी ये रोल प्ले करता है। दूसरी चीज़ है पोटेशियम, दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट। पोटेशियम जो है ये, इसके बारे में आप वैसे 9th चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि ये पोटेशियम जो है ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो स्टोमा क्या होता है, वही स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा को बंद करना या स्टोमेटा को ज़रूरत के मुताबिक खोलना, ये पोटेशियम पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है। और जब
स्टोमेटा जो है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर को ये डील कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जिसके ज़रिए से जो प्लांट का वाटर होता है, इंटरनल वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, तो ये उसको भी रिड्यूस करता है पत्तों में से। इसके बाद सल्फ़र है। सल्फ़र बहुत सी प्लांट प्रोटीन्स का कंपोनेंट है, बहुत से वाइटामिन्स इसके ज़रिए बनते हैं और बहुत से एंजाइम्स का भी ये कंपोनेंट होता है। इसके बाद कैल्शियम है। कैल्शियम जो है ये बहुत से एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, यानी एंजाइम के एक्टिवेटर के तौर पर, हम 6 चैप्टर में आपने एक्टिवेटर और इनहिबिटर पढ़े थे ना, उसमें ये बहुत से एंजाइम्स के एक्टिवेटर के तौर पर भी काम करता है। इसके अलावा कैल्शियम आपको पता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। तो ये क्या कर रहा होता है, ये हमारे बॉडी के, ये जो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इसके अलावा ये इन्फ्लुएंस करता है वाटर मूवमेंट इन सेल्स को। ये जो वाटर मूवमेंट है ये किस तरह उसको रेगुलेट कर रहा होता है, असल में ये जो सेल वॉल है उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा रहा होता है और सेल वॉल में से वाटर की जो मूवमेंट है उसको बढ़ा रहा होता है। इस वजह से ये वाटर मूवमेंट में भी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ये हमारे 4 यहाँ पे आपकी बुक पे जो है वो दिए हुए हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो इनको हमने पढ़ लिया। इसके बाद अगला जो टेबल है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे पहले है आयरन। आयरन जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हम पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस में बहुत से कैटलिस्ट काम कर रहे होते हैं, तो ये आयरन वहाँ पे एज अ कैटलिस्ट भी काम करता है। और इसके अलावा ये क्लोरोफिल और इस तरह के जितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उनमें भी मौजूद होता है। उसके बाद है ये बहुत से एंजाइम्स के लिए एक्टिवेटर के तौर पर काम करता है, जो हमने 6 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। उसके बाद मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, हालांकि ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि इसने नाइट्रेट्स को अमोनिया में जो है वो रिड्यूस करना होता है। नाइट्रेट्स को अमोनिया में रिड्यूस करने का मतलब ये है कि नाइट्रेट्स की इसने एक्चुअली ऑक्सीडेशन कर देनी है और उसमें हाइड्रोजन ऐड करके उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना है। उसके अलावा बहुत से अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए भी ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग अमाइनो एसिड्स। उसके बाद बोरोन आ गया। बोरोन जो है ये शुगर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और असल में ये बोरोन शुगर ट्रांसपोर्ट में किस तरह हेल्प कर रहा होता है, शुगर जो होती है ये इजीली जो है वो मूव नहीं कर सकती उसमें से, फ्लोइम में से। हमने पढ़ा है ना 4th चैप्टर में कि ये जो शुगर है इसकी मूवमेंट हो रही होती है फ्लोइम में से, तो फ्लोइम में ये इजीली मूव नहीं कर सकती। तो क्या होता है कि बोरोन उस शुगर के साथ अटैच हो जाता है, रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके शुगर बोरेट बना देता है। ठीक है, तो ये जो शुगर बोरेट होता है ये ईज़िली जो है वो फ्लोइम में से भी मूव कर सकता है और उसके साथ ये सेल्स के अंदर भी, सेल की मेम्ब्रेन्स को भी इजीली क्रॉस कर सकता है। और इसके बाद एंड सिंथेसाइजिंग सर्टेन एंजाइम्स, बहुत से एंजाइम्स बनाने के लिए ये प्रोटीन के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। उसके बाद कॉपर है। ये कॉपर जो है ये हमने 6 चैप्टर में ही पढ़ा था कि ये बहुत से एंजाइम्स के कंपोनेंट के तौर पर भी काम करता है और उनके को एंजाइम के तौर पर भी काम करता है, यानी उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद मैंगनीज है। ये भी एंजाइम, वो एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं उनकी एक्टिविटी के लिए, उनकी एक्टिवेशन के लिए काम कर रहा होता है। रेस्पिरेशन में भी प्लांट्स की हेल्प करता है और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, यानी नाइट्रोजन जो हम वो नाइट्रेट्स वगैरह लेते हैं प्लांट्स सॉइल से, वो मिनरल्स की शक्ल में ले रहे होते हैं, उन नाइट्रेट्स को यूज़ करना और असिमिलेट करके अपनी बॉडी की प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करना। तो ये प्लांट्स को मैंगनीज इस तरह हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद जिंक है। जिंक जो है ये बहुत से एंजाइम्स जो हैं उनकी एक्टिवेशन के लिए भी और उनके को एंजाइम के तौर पर भी काम करता है। ये हमारे एनिमल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि प्लांट्स का पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट्स का ही जिक्र करेंगे। उसके बाद क्लोरीन है। क्लोरीन जो होती है ये ऑस्मोसिस ऑफ वाटर में बहुत हेल्प कर रही होती है। तो ये ऑस्मोसिस ऑफ वाटर में किस तरह हेल्प करती है, असल में क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है ये भी परमिबिलिटी का काम कर रही होती है, यानी ऑस्मोटिक स्टोमेटल रेगुलेशन ये करवा रही होती है। और उसके अलावा ये जो है ये ईज़िली पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने देती है। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में कि ऑस्मोसिस का जो अमल है ये क्या होता है, इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होती है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो ये क्लोरीन जो है उस वाटर के साथ मिक्स होके ये परमिबिलिटी, और वहाँ पे हमने एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि सेमी परमिबिलिटी ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के ज़रिए से ये जो है ना वो वाटर की मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे
ये जो परमेबिलिटी होती है ना मेम्ब्रेन की, उसको बढ़ाने में रोल प्ले करता है। और लास्ट पे हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो है निकल। ये निकल जो है ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है। तो ये नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में किस तरह हेल्प करता है? ये इस तरह हेल्प करता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जिन्होंने नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए काबिल इस्तेमाल बनाना होता है, उन बैक्टीरिया की ये हेल्प करता है और उनको नाइट्रोजन को फिक्स करने में ये हेल्प कर रहा होता है। तो आज हमने ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और साथ में कुछ जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। जल्दी से हम 1-2 मिनट में इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रिशन वो अमल है जिसमें खुराक हासिल की जाती है या बनाई जाती है और फिर उसको अपनी बॉडी की सब्सटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल करता है ऑर्गेनिज़म। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये वो एलिमेंट्स होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको ऑर्गेनिज़म जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ले जा के तो उनसे जो है ना अपने न्यू मटेरियल्स भी बना रहा होता है और एनर्जी वगैरह भी हासिल कर रहा होता है। कि इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ था कि ऑर्गेनिजम्स को फूड किस लिए रिक्वायर्ड होती है? ऑर्गेनिजम्स को फूड रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। उसके बाद हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा कि 2 किस्म के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके अपनी खुराक जो है वो बना रहा होता है, ऑर्गेनिक फूड बना रहा होता है। और दूसरा हीटोट्रॉफिक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करता है। इनकी यहाँ पे डेफिनेशंस थी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल वगैरह को यूज़ करके अपनी खुराक खुद बनाता है और उस खुराक के ज़रिए से ग्रोथ भी करवाता है और एनर्जी भी हासिल करता है। एग्जाम्पल्स में प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया थे। फिर हीटोट्रॉफिक है, हीटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक हासिल करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से और उसको अपनी ग्रोथ और एनर्जी में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स में जितने के सारे एनिमल्स वो आ जाएंगे और सारी फंजाई जो है वो आते हैं। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट में ये था कि सबसे पहले तो एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पाया जाता है। प्लांट्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से हासिल करता है, लेकिन साथ साथ उसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। और वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं? वो 2 किस्म के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम वगैरह आ जाता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये स्मॉलर क्वांटिटीज़ में चाहिए, कम मिकदार में चाहिए, इसमें आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, जिंक वगैरह आ जाते हैं। और अगर इनमें से चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, इनमें से किसी एक की भी अनअवेलेबिलिटी हो या डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट को तो वो नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। और लास्ट पे हमने कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक टेबल और उनका प्लांट्स की लाइफ में क्या रोल होता है वो पढ़ा। तो यहाँ पे हमारा ये आज का फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।